चलिए आज जो है अपना जेसीएम हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है लगभग खत्म ही हो गया है। उसमें एक दो टॉपिक है तो वैसे ही हम आपको नोट्स के माध्यम से दे देंगे। अभी जो नोट्स आपको मिले हैं पीडीएफ, वो शॉर्ट नोट्स हैं। लॉन्ग वाले जो हैं एक साथ ही हम देंगे। फैक्ट्री एक्ट का भी अभी नहीं दिए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का भी नहीं दिया है, तो डिटेल वाला आपको मिल जाएगा। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे जेसीएम स्टार्ट कर रहे हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। पहला क्वेश्चन इसी से बनता है फुल फॉर्म। जेसीएम का फुल फॉर्म हमेशा आता है। गलती ये हो जाती है कि जैसे जॉइंट कंसल्टेटिव तो ठीक है, यहाँ मशीनरी है तो मैकेनिज्म करके आता है, जॉइंट कंसल्टेशन मैकेनिज्म, जॉइंट कंसल्टेशन मशीनरी, या फिर कोई और भी वर्ड बनाता। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। आप याद रखिए कि मशीनरी मैकेनिज्म नहीं करना है। संयुक्त सलाहकार तंत्र जेसीएम, यह डिस्प्यूट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिस प्रकार था, इसी प्रकार यदि नेशनल लेवल का डिस्प्यूट होता है, मतलब उद्योग लेवल से यदि बोले यूनिट लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक यदि डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर्म की गई है। ठीक है, तो इसका काम और इसके कितने भाग होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, ये सब हम क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक देते हैं। सारी स्लाइड में कुछ नया मिलेगा और उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। इसकी भी एक संक्षिप्त पीडीएफ आपको देंगे, जिसमें से आपका 3 पेज का ही पीडीएफ रहेगा। उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। समझने की दृष्टि से आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपको पूरा जेसीएम का मतलब समझ में आए। इसलिए डिटेल अध्ययन जरूर करिए किसी भी चीज़ का, और एग्जाम पर्पज से एक शॉर्ट नोट जो है आप बना सकते हो, और बाकी पीडीएफ के फॉर्म में हम भी आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जेसीएम इंट्रोडक्शन से। जेसीएम कब फॉर्म हुआ उसका इतिहास एक है। लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उसी को हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। ये जैसे आप देख रहे हैं जेसीएम इंट्रोडक्शन, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब आपका गवर्नमेंट जो है भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसका यदि किया गया है तो मतलब जॉइंट कंसल्टेटिव सेटअप जो किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, यदि बोले तो टू प्रोमोट हार्मोनियस रिलेशन।
ठीक है। रिलेशन किसके बीच होता है? जनरली एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच, या गवर्नमेंट जो है और एम्प्लॉयज के बीच। तो इनके बीच में हार्मोनियस रिलेशन बनाना है, सामंजस्यपूर्ण या सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्टेब्लिश करना, प्रमोट हार्मोनियस रिलेशन। सेकेंड, सिक्योर मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब आपका जो कर्मचारी है उससे ज्यादा सहयोग लेना। ठीक है, उसके सहयोग या उसके जो डिमांड है या उसकी सिक्योरिटी का हमको सुरक्षित करना। ठीक है। अचीव ग्रेटर इफिशियंसी और सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू जॉइंट कंसल्टेशन एंड आर्बिट्रेशन। कंसल्टेशन और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म जो है डीजेसीएम द्वारा प्रोवाइड किया गया मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से हम तीन काम कर रहे हैं। एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट के बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप। दूसरा जो है एम्प्लॉय का कॉर्पोरेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके एम्प्लॉयर को या तो गवर्नमेंट को उसके लिए। और जो भी उसकी समस्याएं हैं कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जॉइंट कंसल्टेशन और आर्बिट्रेशन का सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इतिहास में यदि देखें तो 1963 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द डिसीजन टू सेट अप द जॉइंट कंसल्टेशन आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आ गया था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो हुआ 1957 में हुआ, जिसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ। उसके बाद एक महसूस हुआ कि एक मैकेनिज्म और होना चाहिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो होगा वह कंसल्टेशन आर्बिट्रेशन होगा, जो स्टेचुटरी बॉडी नहीं होगी, मतलब संवैधानिक नहीं होगी, जस्ट फॉर एग्रीमेंट या ऑर्डर्ड होगा। मतलब ये क्या है, कर्मचारियों के बीच जो है यदि कोई समस्या जो है आर्बिट्रेशन मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है, रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए, वहाँ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट से आप डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंसल्टेशन की एक महसूस हुआ कि इसको होना चाहिए, तो 1963 में यह रखा गया कि एक सेटअप किया जाए। डिसीजन लिया गया 1963 में कि कंसल्टेशन और आर्बिट्रेशन मशीनरी बनाई जाए। और इसके बाद जो है 5 नवंबर 1963 ऑल मेजर फेडरेशन 32 ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ देयर लीडर्स गेव देयर इनिशियल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट ड्राफ्ट स्कीम। तो गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था कंसल्टेशन और आर्बिट्रेशन मशीनरी का, उन्होंने ड्राफ्ट दिया। उसके लिए सारे फेडरेशन जो है लगभग 32 ऑर्गेनाइजेशन से सारे फेडरेशन जितने भी थे। ठीक है, जैसे आपको मालूम है रेलवे का अलग फेडरेशन है, डिफेंस का फेडरेशन है, पोस्टल का फेडरेशन है। ठीक है, बहुत सारे 16-17 जो मिनिस्ट्री है उनमें कार्यरत जो मजदूर संघ है उनके अलग अलग फेडरेशन है। तो 32 ऑर्गेनाइजेशन से सारे लीडर को बुलाया गया कि जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट दिया है उस पर आपके क्या रिएक्शन है। जनरली कोई भी गवर्नमेंट यदि ड्राफ्ट करती है, कोई नियम बनाती, पॉलिसी बनाती है, तो पहले स्टेक होल्डर जो होते हैं या फेडरेशन से ओपिनियन लेती है। तो लगभग इसमें 5 नवंबर 63 को सारे फेडरेशन को बुलाया गया। अ कमिटी ऑफ 7 लीडर was appointed which was authorized to seek clarification modification on certain agree point। तो जो भी है उसमें से फिर 7 लीडर को, ठीक है, देखिए क्या इसमें स्केचिंग मत करिए कोई लोग भी। तो 7 लीडर जो मतलब जो फेडरेशन से अलग अलग फेडरेशन से आए थे, तो उनमें एग्रीमेंट बना कि भाई 7 जो होंगे वो स्टाफ साइड से रहेंगे, मतलब स्टेक होल्डर हैं। तो 7 स्टेक होल्डर को चुना गया कि उसमें आपको जो भी क्लैरिफिकेशन आपको देना है या मॉडिफिकेशन सर्टेन एग्री पॉइंट है, जो पॉइंट में एग्री पे मिल रहा है आपको, एग्रीड है, उस पॉइंट को सहमति देना है। और जो पॉइंट में आपको मॉडिफिकेशन चाहते हो या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो वैसे पॉइंट को गवर्नमेंट को बताना था। ठीक है, तो 63 में गवर्नमेंट ने सोचा, 5 नवंबर को सारे फेडरेशन को बुलाया। ठीक है, और 7 लोग उसमें अपॉइंट हुए जो उसके ड्राफ्ट में जो कमियां थी या मॉडिफिकेशन उसके लिए पॉइंट देना था।
द लेबर मिनिस्टर मेट दीज लीडर ऑन 26 अप्रैल। ठीक है, कमेटी गठित हो गया, 7 लोगों को दे दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने जो भी पॉइंट विचार रखे होंगे, उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई लेबर मिनिस्टर से। ठीक है, 26 अप्रैल 1964 को द जेसीएम, फिर उसके बाद जो एग्रीमेंट बना, तो द जेसीएम स्कीम वाज इनऑर्गेनेटेड ऑन 28/10/66। तो ये जेसीएम में जो स्कीम लागू हुई है, वह 28 अक्टूबर 1966 को लागू हो गया। ठीक है, संक्षिप्त इतिहास लिया है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिया है, बहुत बड़ा ना करके छोटा है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है कि जेसीएम का कब लागू हुआ। तो जेसीएम जो है ईयर जनरली पूछ लेता है, तो 1966 याद रखिए। पूरी डेट याद रखना है, तो 28/8 जो है 1966 आपका इंट्रोड्यूस हुआ। द जेसीएम स्कीज फार्मूलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाज अडॉप्टेड बाय द एमओडी। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, जहां आप काम कर रहे हैं जिसके अंडर में, उन्होंने अडॉप्ट किया है 1968। मतलब 66 को जेसीएम फॉर्म हो गया था बहुत सारे डिपार्टमेंट में, परंतु हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है 1968 में लागू हुआ, होम अफेयर्स के द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया है। तो यदि आता है कि ये डिफेंस में जेसीएम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1968 बोलना है। यदि जेसीएम कब लागू हुआ, स्कीम जेसीएम स्कीम जो है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी कब लागू हुआ, तो 1966 बोलना है। ये 2 पॉइंट याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 साल आगे बढ़ा दीजिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेसीएम की विशेषता क्या है, इसमें क्या है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जेसीएम स्कीम। कोई भी स्कीम आती है तो उसका नाम क्या है, और आता है कि डेफिनेशन आता है, एप्लीकेबिलिटी आती है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा, या जेसीएम स्कीम के मेंबर कौन होंगे, ये सारा चीज रहता है। तो द स्कीम कवर्स ऑल द रेगुलर सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जेसीएम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, नॉट पीएसयू। जिस दिन पीएसयू आपका फॉर्म हो जाएगा, जेसीएम फैक्ट्री से खत्म हो जाएगा। तो द स्कीम कवर्स रेगुलर सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, कहाँ लागू नहीं होगा ये जेसीएम, क्लास 1 ऑफ सर्विसेज। यदि क्लास 1 सर्विसेज है तो वो जेसीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जेसीएम का मेंबर नहीं हो सकता है। इसके बाद द क्लास 2 सर्विसेज अदर देन द सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अतिरिक्त क्लास 2 है यदि कोई सर्विस, एंड अदर कंपेरेबल सर्विस इन द हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्लास 2 में यदि कोई गेस्टेड है, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट के अदर देन जो है, तो वह भी उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जेसीएम का सदस्य नहीं हो सकता है। पर्सन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड दोज हु बीइंग employed in supervisory capacity drawing salary going beyond grade पे of 4200 पर मंथ। तो जिनका भी पे, ठीक है, 4200 से ज्यादा है, वो तो भाग ले ही नहीं पाएंगे बियॉन्ड द 42, 42 के अंदर है। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, मैनेजरियल स्टाफ हो। मैनेजरियल स्टाफ मतलब चार्जमैन से जनरली शुरू हो जाता है, लोअर मैनेजरियल स्टाफ कहलाता है। परंतु ये होगा कि वह जो मेंबर नहीं होगा वो कौन है, 42 के ऊपर वाले नहीं होगा बियॉन्ड द, और 42 के नीचे वाले में हो सकते हैं। तो एक्सेप्ट बोला है छोड़कर। ठीक है, तो जिनका भी 42 ग्रेड पे से नीचे है या 42 तक है, वो जेसीए में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए जब जेडब्ल्यूएम हो जाते हैं तो 46 ग्रेड पे हो जाता है, तो वो जेसीएम का मेंबर नहीं हो सकता। तो जेसीएम जनरली चार्जमैन लेवल तक अभी है, एलडीसी यूडीसी। ठीक है, आप चार्जमैन बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज यहाँ तक आपका है। इसके बाद और कौन नहीं होगा, एम्प्लॉयज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज का जो होगा वहाँ के सदस्य नहीं होंगे। पुलिस पर्सनल जो है जनरली पुलिस आर्मी में तो वह नहीं होता है, वहाँ पर जेसीएम होता नहीं है। तो कुल मिला के ये इस स्लाइड से समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बस है। ठीक है,
और ऐसे सिविलियन सेक्रेटरीट को छोड़कर जिनका ग्रेड पे जो है 4200 है, आज की डेट में 4200, वही बस जो है इसके मेंबर्स हो सकते हैं, अदरवाइज जेसीएम के सदस्य नहीं हो सकते। जेसीएम स्कील जो है केवल यहाँ तक एप्लीकेबल रहेगी। द मशीनरी विल सप्लीमेंट, ठीक है, एक पूरक है। पूरक है मतलब कुछ समस्याएं जो नीचे नहीं सॉल्व हो पाती हैं, उसी समस्याओं को वो उजागर करता है या आगे सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड नॉट रिप्लेस द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू मेक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर यह भी देखना है कि जेसीएम में इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन का महत्व नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ फैसिलिटी नहीं देता है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर सके। टू एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑन मैटर कंसर्निंग देयर रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट सर्विस। यहाँ पर कौन कर सकता है? एसोसिएशन कर सकती है, फेडरेशन कर सकती हैगी, ठीक है, जो उसके मेंबर्स हो सकते हैं, और कॉमन कंसेंस मैटर्स पर ही होगा। इंडिविजुअल मैटर पर नहीं ले सकते कि किसी को सस्पेंड कर दिया है और हम जेसीएम में चले जाएं, तो ऐसे मैटर को नहीं है। जेसीएम में ऐसे मैटर है जो कॉमन टू ऑल पर्सन, जैसे जेसीएम 4 फैक्ट्री लेवल का है, तो सारे कर्मचारियों की समस्या को ही हम रख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति की समस्या को जेसीएम फोरम में नहीं रखा जा सकता है। यदि व्यक्तिगत प्रॉब्लम रखना है तो वर्क्स कमेटी में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखना है सर्विस और ग्रेड से संबंधित जो है मैटर इसमें रखेंगे। इसके बाद जो है डीजेसीएम, ठीक है, ये एक सेक्शन है गवर्नमेंट के अंदर, एक डीजेसीएम होता है। यदि डीओपीटी देखे तो डीओपीटी के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है। डीओपीटी के अंदर ही एक डीजेसीएम सेक्शन होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, जो जेसीएम फॉर्म करता है। कोई भी फेडरेशन को मान्यता जो है, कोई भी फेडरेशन है यदि उसको मान्यता की बात है तो डीजेसीएम देता है। डी का मतलब है डिफेंस, जे मतलब जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सेक्शन है। तो डीजेसीएम सेक्शन इज अ क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मैटर रिलेटेड टू द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। तो जेसीएम से संबंधित जो भी मैटर्स होंगे उसके लिए क्या है, प्रशासनिक इकाई बनाई गई है। प्रशासनिक इकाई मतलब गवर्नमेंट के अंदर डीओपीटी के अंदर जो है एक संस्था बनाई गई है, एक सेक्शन बनाया गया है जो जेसीएम को हैंडल करता है। जितने भी फेडरेशन है उसको मान्यता देने का काम डीजेसीएम ही करेगा, चाहे वह सर्विस एसोसिएशन की बात हो या यूनियन फेडरेशन की बात हो, उसको मान्यता है डीजेसीएम देगा। डीजेसीएम के बहुत सारे कार्य हैं। इसमें यदि हम देखें अनुभाग के कार्य क्या क्या हैं, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ जेसीएम एक्टिविटी। तो जेसीएम एक्टिविटी जब भी होती है, जैसे मीटिंग कॉल करना, वहां पर इंश्योर स्मूथ फंक्शन ऑफ जेसीएम एट वेरियस लेवल, चाहे नेशनल काउंसिल हो, डिपार्टमेंटल काउंसिल की बात किया जाए, या जैसे जेसीएम 3 की बात करें, उन सारे लेवल में कोऑर्डिनेशन का काम करता है डीजेसीएम, ठीक है। जेसीएम गतिविधियों का समन्वय करना, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कहलाती है, विभागीय परिषद में सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है। कंडक्टिंग मीटिंग, जो पीरियोडिकल मीटिंग होती है उसको कंडक्ट कराना, जैसे जेसीएम 1 की, जेसीएम 2 का, उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑर्गेनाइज पीरियोडिकल मीटिंग बिटवीन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयज यूनियंस। तो जो एम्प्लॉयज यूनियंस फेडरेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के बीच जो है मीटिंग कराने का काम डीजेसीएम। जब भी लेटर आप देखेंगे तो उसमें रेफरेंस जरूर देखिए, डीजेसीएम का मिनट बनेगा। कभी भी कोई भी मीटिंग जेसीएम को गवर्नमेंट कॉल करती है तो आपको डीजेसीएम लिखा मिलेगा। पॉलिसी फार्मूलेशन, ये आपके कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाती है। असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसी रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन, पे स्ट्रक्चर और अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू। तो जब भी पे कमीशन फॉर्म होता है, आपको मालूम होगा पे कमीशन आता है, तो डीजेसीएम जो होते हैं सारे स्टेक होल्डर और जेसीएम मेंबर को जनरली बुलाती है, और उनके माध्यम से ही पॉलिसी सर्विस कंडीशन जो है रिकमेंड किया जाता है और ऊपर फॉर्म होते हैं। तो जो भी पॉलिसी यदि मैटर होगा वो जेसीएम के द्वारा ही सॉल्व होता है, वर्क्स कमेटी या यूनियन के द्वारा साधारण रूप से नहीं कर सकते, ठीक है।
हैंडलिंग एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, एड्रेस कंसर्न्स एंड डिस्प्यूट रेज्ड बाय द एम्प्लॉयज थ्रू जेसीएम चैनल। तो जेसीएम चैनल पर जो भी डिस्प्यूट आएंगे, इसमें क्या, जेसीएम चैनल पर यदि जेसीएम की मीटिंग में हो रहा है कि भाई साल में 2 बार होना है, नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन होगी। तो कंप्लेन है हमको कहाँ करना है, डीजेसीएम में करना है। तो वो रिड्रेसल करेगा कि भाई ग्रीवियंस है, यदि हैंडलिंग है तो वो है। और बाकी कर्मचारियों का जो है जेसीएम के माध्यम से ही जाएगा, तो वो भी एम्प्लॉयज ग्रीवियंस को दूर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेसीएम डिसीजन, जेसीएम में जो भी डिसीजन होंगे उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, डीओपीटी के माध्यम से या एमओडी के माध्यम से, या रेलवे का मैटर होगा तो जो रेलवे बोर्ड है उसके माध्यम से। तो जो भी डिस्कशन होते हैं जेसीएम में, उसके जो फाइनल मिनट्स बनते हैं और जिस पर एग्रीमेंट बनता है उस पर पॉलिसी बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर अलग अलग मंत्रालय जिसके लिए यह डिसीजन होता है उसके द्वारा पॉलिसी फॉर्म होती है और इम्प्लीमेंट के लिए आदेशित किया जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो डीजेसीएम का एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रही है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं या रिप्रेजेंटेटिव है, और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव के बीच, ठीक है। मतलब मीटिंग को कॉल करना या जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, ग्रीवियंस को है गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये काम जो है इसका है। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग, जितने भी ऑर्डर होते हैं, जो भी ऑर्डर होंगे या सर्कुलेशंस होंगे, उन सारे रिकॉर्ड, जेसीएम मिनट्स के रिकॉर्ड, ये सारे डीजेसीएम सेक्शन में सुरक्षित रखे जाते हैं। उनके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि कोई ऑर्डर है उसको फॉलो करवाना है, इम्प्लीमेंट कराना है डिसीजन को, तो उसके लिए भी यह सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ये सारे चीजें हैं। इसके अतिरिक्त अदर काम भी हैं, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेसीएम 2 लेवल काउंसिल होल्डिंग ऑफ पीरियोडिकल मीटिंग ऑफ द काउंसिल। तो जेसीएम 2 का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यदि कोई मेंबर बदलता है, कोई नया मेंबर के लिए फेडरेशन करती है कि फलाना व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है या हमें चेंज करना है, तो उसके लिए जो है डीजेसीएम रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ ही यदि कोई मीटिंग को कॉल करना है तो उसके लिए करेगा। ऑल जेसीएम मैटर ऑफ डिफेंस सिविलियन वर्किंग इन द लोअर फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, ठीक है। इसके लिए कोई जितनी भी ये कैटेगरी दी गई है, इनके लिए कोई भी यदि मैटर होगा, ठीक है, या उनसे संबंधित यदि कोई मीटिंग या कोई कमेटी फॉर्म करना होगा, तो ये उसके लिए डीजेसीएम रिस्पॉन्सिबल होती है डिफेंस से संबंधित। जनरली डी जो है डिफेंस से संबंधित रिकॉग्निशन के लिए भी बना है, तो मैं डिफेंस में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ग्रांट ऑफ पीएलवी टू एलिजिबल सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो जो आपको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है, उसका भी जो कैलकुलेशन है, सर्कुलेशन है या एडॉक बोनस का ऑर्डर है, वो डीजेसीएम के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। डाटा भेजा जाता है और फाइनल जो है डीजेसीएम करता है। इसलिए पीएलवी के लिए जो भी रिक्वेस्ट होती है फेडरेशन की तरफ से, वो डीजेसीएम को भेजी जाती है। देखिए किसी का साउंड ऑन है थोड़ा, के सोहन, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो है लेबर वेलफेयर लॉ कॉन्फ्रेंस आईएलओ मैटर, ठीक है। तो वेलफेयर संबंधित या लॉ से संबंधित या कॉन्फ्रेंस से या इंडियन लेबर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई मैटर है, तो उसको भी डीजीसीएम सुनती है। ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू एसोसिएशन अंडर सीसीएसआरएसी रूल 1993। तो जितने भी अधिकारियों की एसोसिएशन होती है, चार्जमैन, जेडब्ल्यूएम या ग्रुप या अधिकारियों की, उनका रिकॉग्निशन करने का भी काम जो है वह डीजीसीएम करती है अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड सर्विस एसोसिएशन, रिकॉग्नाइज सर्विस एसोसिएशन रूल 1993 के अंतर्गत रिकॉग्निशन देती है। साथ ही यूनियन फेडरेशन अंडर रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन यूनियन वर्कर एम्प्लॉयड इन द मीडिया।
तो जो यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिकॉग्निशन है, या फेडरेशन का रिकॉग्निशन है, यदि नया फेडरेशन आप बनाना चाहते हो तो डीजेसीएम में ही हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ठीक है, यदि कोई नया है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मेंबर वेरिफिकेशन का 15%। यदि कोई नया फेडरेशन बनाता है, 2 या 4 यूनियन से या 10-15 यूनियन मिल के एक फेडरेशन बनाना चाहती हैं तो फेडरेशन बनाने की छूट है, परंतु आवेदन देना पड़ता है डीजेसीएम। डीजेसीएम क्या है, एक समय सीमा पर, जैसे 3 साल 2 साल ऐसा समय सीमा है, उसके अंतर मेंबर वेरिफिकेशन कराती है। यदि जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, और वह 15% वोट ले आती है मेंबर वेरिफिकेशन में, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है एज अ फेडरेशन रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसी प्रकार जो है यदि कोई सर्विस एसोसिएशन बनाना चाहता है तो वह भी उसको 15% जो है वोट लाना पड़ेगा। 15% यदि उसकी मेंबरशिप आ जाती है तो वह जो होता है सीसीएस आरएसए रूल से रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, और जिसका सर्टिफिकेट जो देगा वो डीजेसीएम देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन का रिकॉग्निशन जो है वह आप डीजेसीएम के द्वारा ही दिया जाएगा। रिपोर्ट्स रिटर्न्स रिगार्डिंग मेंबर ऑफ SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस अदर मैटर। तो यदि SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट होती है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। जो रिजर्वेशन जनरली रहता है ना सभी का, तो रिक्रूटमेंट से संबंधित या अदर फैसिलिटी या वेलफेयर संबंधित जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी रिपोर्ट जो होती है, और रिटर्न मतलब डिपार्टमेंट से मांगना और गवर्नमेंट तक पहुंचाना जेसीएम का काम। डी रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST, यदि SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन है तो उसको अवेलेबल कराना, और जहां पर जरूरी नहीं है उसको हटाना, ये भी आपका काम इसका करता है। आर्मी और एयरफोर्स नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी और एयरफोर्स। जनरली आर्मी और एयरफोर्स में जो कैटेगराइज नहीं है तो कहीं कहीं डी रिजर्वेशन का काम भी ये करेगी वैकेंसी का। मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल काउंसिल, जो नेशनल काउंसिल का मतलब होता है JCM 1। JCM 1 से संबंधित सारे मैटर्स को DJCM ही हैंडल करता है। कैबिनेट लेवल की मीटिंग जो होती है वो JCM या नेशनल काउंसिल कहलाता है। स्ट्राइक मैटर्स, यदि हड़ताल से संबंधित कोई मैटर है, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही है तो JCM के माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, ठीक है, एक अवार्ड दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा जिसे हम प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड है। नेशनल अवार्ड फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन और डिसेबिलिटीज, और नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर द पर्सन डिसेबिलिटी अदर सच अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड जो हैं ये किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, DJCM सेक्शन के माध्यम से यह दिए जाते हैं। तो आपको मिनिस्टर ये क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, DJCM नेशनल अवार्ड DJCM वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ मतलब JCM का इंट्रोडक्शन ये है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JCM का संरचना। तो JCM की संरचना में किस हिसाब से होता है, द JCM स्कीम फार्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, वाज अडॉप्टेड बाय द MOD इन 1968। तो अपन ने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है MOD में जो अडॉप्ट किया गया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में JCM मैकेनिज्म को, वो 1968 में। देयर इज अ 4 टायर सिस्टम ऑफ JCM फंक्शन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो एग्जाम में है डिफेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं, तो हमारे यहाँ डिफेंस में 4 लेवल का JCM होता है। JCM 1 लेवल में है, सेक्रेटरीट लेवल बोलते हैं इसे, नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। JCM 1 जो है JCM जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी लेवल 1, या इसको दूसरा नाम है नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल सेक्रेटरीट लेवल है, मतलब कैबिनेट लेवल का है, सीधे इसमें सारे मंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात होती है। तो कैबिनेट के सारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जनरली,
उनके साथ मीटिंग होती है। ऑल मिनिस्ट्री लिखा है, सारे मंत्रालय। ठीक है, जब यहाँ मीटिंग होती है तो सारे मंत्रालय जो है, अभी अपन पढ़ेंगे, लगभग 20 से मंत्रालय हैं। वो सारे मंत्रालय के सेक्रेटरी, हर मंत्रालय का आपको मालूम होता है सेक्रेटरी होता है, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी होता है, रेलवे सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सारे सेक्रेटरी उपस्थित रहेंगे। और कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है, या कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है अपने सेक्रेटरीट से किसी डिप्यूट कर सकता है। तो सबसे बड़ा होता है नेशनल काउंसिल। इसके बाद JCM2 होता है डिपार्टमेंटल लेवल। जैसे हम बोले MOD का एग्जांपल, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेवल। तो डिपार्टमेंटल लेवल हर डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, मतलब JCM2 जो है, जैसे MOD का JCM होगा, रेलवे का आपका JCM होगा, ठीक है, पोस्टल का JCM होगा, अदर डिपार्टमेंट माइनिंग्स वाले में दिया होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग JCM2 लेवल के कमेटी होंगी। JCM1 जो होता है सारे मंत्रालयों का है। अलग अलग मंत्रालयों की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो JCM2 सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद JCM3 जो होता है हेडक्वार्टर लेवल होता है। हेडक्वार्टर लेवल का तात्पर्य है जैसे कि हमारा OFB, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, वह OFB लेवल हेडक्वार्टर लेवल कहलाता है। इसके बाद CQAW उसका अलग है। फाइनेंस जो है, यदि MOD के अंदर फाइनेंस भी है, वो अलग है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग हेडक्वार्टर होते हैं। तो JCM3 हॉट हेडक्वार्टर लेवल का है, इसका मतलब आप समझिए कि OFB। ठीक है, तो MOD के अंतर्गत OFB एक यूनिट है या हेडक्वार्टर है उस लेवल का। और JCM4 जो होता है यूनिट या फैक्ट्री लेवल होता है। जो जहाँ इस फैक्ट्री में जैसे आप हो, जैसे GCM में है तो वहां पर जो चलती है JCM4, बोर्ड में JCM3। और ऊपर जाएंगे में जो रक्षा मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय में JCM2। यदि सारे मंत्रालयों की बात करें पूरे भारतवर्ष की, तो फिर JCM1 रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेशनल काउंसिल। JCM1 क्या होता है? द नेशनल काउंसिल विल डील विद द मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जनरली सच एज। तो JCM1 नेशनल काउंसिल होता है, हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही जनरली इसमें मैटर्स आएंगे। इसमें जनरली कौन से मैटर आते हैं? मिनिमम रिम्यूनरेशंस, जो आपका वेजेस से संबंधित है, जो मिनिमम जो वेतनमान है, ठीक है, जो आपको दिया जाता है भत्ता, मिनिमम भत्ते संबंधित, DA से संबंधित, डियरनेस अलाउंस से संबंधित, पे ऑफ सर्टेन कॉमन कैटेगरी फॉर इंस्टेंस ऑफिस कलर। ठीक है, या पे ऑफ कॉमन कैटेगरी बोले, जैसे आपका ऑफिस क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, या लोअर ग्रेड के जो वर्कशॉप स्टाफ हैं, उनसे संबंधित यदि कोई वेतन से संबंधित मामला है, DA से संबंधित मामला है, तो या सर्विस कंडीशन से संबंधित मामला है, सर्विस कंडीशन भी होगी, ये JCM में सुनी जाएंगी। लोकल मुद्दे नहीं होंगे यहाँ। देखिए कोई जो है नवल नवल थोड़ा इसमें गोदागादी मत करिए यार। नवल, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल JCM1 में मैटर रिलेटेड टू सिंगल डिपार्टमेंट विल नॉट बी अटेंडेंट। तो यहाँ पे याद रखना है कि JCM जो होता है, हमने बोला सारे डिपार्टमेंट रहेंगे, सारे मंत्रालयों का है। तो सिंगल डिपार्टमेंट की समस्या नहीं सुनी जाएगी। मतलब JCM में यदि सिंगल, यदि हम बोले MOD का बस मैटर जा रहा है, तो जनरली JCM1 में नहीं करते। उसमें क्या है, रेलवे की भी बात होना चाहिए, CQW की भी बात होना चाहिए, पोस्टल की भी बात होना चाहिए। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जब होंगे तब होगा। एक सिंगल डिपार्टमेंट यदि जाएगा, यदि रेलवे बस जा रहा है JCM में, तो वो नहीं सुना जाएगा, क्योंकि JCM में सारे मंत्रालयों के सदस्य होते हैं। तो कुल कम से कम दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट का मैटर होगा तभी नेशनल काउंसिल मैटर जाएगा। सिंगल डिपार्टमेंट का मैटर नहीं सुना जाता। देयर आर टू स्टैंडिंग कमेटी टू डील विथ मैटर्स ऑफ। JCM1 के अंतर्गत दो कमेटियां गठित की जाती है। नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज जो NIs हैं, NIs की एक कमेटी होती है। उनके लिए यदि वेतनमान से संबंधित समस्या हो, सर्विस कंडीशन से संबंध हो, तो उसको सुनने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है।
ठीक है, जिसमें आपके प्यून आ जाते हैं, एमटीएस आ जाते हैं, एलडीसी, यूडीसी। ठीक है, इस प्रकार के जो भी एनआईज हैं उनकी समस्या। और एक डिपार्टमेंट उससे स्टैंडिंग कमेटी होती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज, जो आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज है आईज के लिए। तो जेसीएम के अंदर जो है दो कमेटियों के द्वारा डील किया जाता है मैटर को। ठीक है, आईज और एनआईज को अलग अलग मैटर। चेयरमैन कंपेरिजन, इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो जेसीएम वन का जो चेयरमैन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये क्वेश्चन आता है कि जेसीएम वन या नेशनल काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होता है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है। तो जो कैबिनेट का सेक्रेटरी होता है वही उसका अध्यक्ष होगा। इसके मेंबर्स की बात करें तो ऑफिशियल साइड से 25 होंगे। ऑफिशियल साइड मतलब सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से होंगे 25 सदस्य। और स्टाफ साइड मतलब यूनियन फेडरेशन की तरफ से, जो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है उनकी तरफ से 60 मेंबर होंगे टोटल। टेन्योर जो होगा 3 साल का होगा। मतलब जेसीएम वन एक बार फॉर्म होते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए रहते हैं। ये भंग नहीं होती है, कंटिन्यूएशन में ही रहती है। 3 साल बाद जो है मेंबर वेरिफिकेशन, आपने सुना होगा कि 3 साल में, हर 3 साल में मेंबर वेरिफिकेशन होता है। तो मेंबर वेरिफिकेशन यदि होता है तो इसका रिफॉर्मेशन होता है। और यदि मेंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो 3 साल में सदस्य चाहे तो बदल सकते हैं और रिकंटिन्यू भी कर सकते हैं। रिकंटिन्यूशन भी रहता है, आप चाहे तो 3 साल में बदल दीजिए, 1 साल में बदल दीजिए, या किसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं जब तक मेंबर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ से आपने जेसीएम में चेयरमैन आपने नोट कर लिया होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑफिशियल साइड मतलब सरकार की तरफ से 25 सदस्य, और स्टाफ साइड मतलब फेडरेशन की तरफ से 60, और 3 साल का है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ हम मंत्रालय की बात कर रहे थे कि स्टाफ साइड से मेंबर्स से कहाँ कितने होते हैं, तो यदि देखें फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 26 सदस्य होंगे, सबसे ज्यादा रेलवे। कारण क्यों, आपको मालूम है लगभग 5 से 8 लाख कर्मचारी जो हैं, यदि रेलवे डिपार्टमेंट में है, या सबसे ज्यादा ये स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। ये पहली बात ये आप नोट करिए कि जो स्टाफ साइड मेंबर जो रहते हैं वो वर्क फोर्स के हिसाब से रहते हैं। तो जहाँ ज्यादा वर्क फोर्स होगी वहाँ ज्यादा सीटें अलोकेट होंगी। 60 को डिवाइड कर देना वर्क फोर्स से, तो यदि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज्यादा हो जाए तो वहाँ की सीट है। तो सबसे ज्यादा रेलवे में है, 26 सीटें मिलती है फेडरेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 9 सीट रखी गई है, जो संचार विभाग है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां आप काम कर रहे हैं, यहाँ 6 सीट दी गई है। जेसीएम वन की बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल में मात्र 6 सीट है जो डिफेंस को दी गई है। अब इसमें आपका डिफेंस में एआईडीएफ है आपका, ठीक है, आपका बीपीएमएस है, एआईएनडीडब्ल्यू और सिड्रा। तो ये जो है 4 फेडरेशन में से ही आप जेसीएम नेशनल काउंसिल में जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 4 सदस्य रखा गया। डिपार्टमेंट ऑफ वर्क ऑन हाउसिंग में 2 सदस्य। डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई में 1। इंडियन ऑडिट और अकाउंट में 2 सदस्य हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट पर्सनल यूपीएससी। तो इसके अंदर बहुत सारे जो विभाग हैं, सारे को 2 सीट दी गई है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाते हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। तो ये सब के अंदर 2 हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 1 सीट रखी गई जेसीएम की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर में 1। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एविएशन में 1 है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और सिविल एविएशन में 1। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में 1। तो इस प्रकार ये देखेंगे अलग अलग मंत्रालय, 21 मंत्रालय को जेसीएम में शामिल होने की अनुमति है। यदि ऑल मिनिस्ट्री कंबाइन करें तो 60 सीट होती है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था, जो स्टाफ साइड जो है 60 सदस्य होते हैं, वह अलग अलग मंत्रालयों से लिए जाते हैं। वो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट आप देख रहे हो, हर डिपार्टमेंट में जेसीएम 2 होगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जेसीएम 2 पढ़ेंगे, तो हर मंत्रालय, जैसे हमने बोला एमओडी के अंदर जेसीएम 2 होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या रेलवे के अंदर जेसीएम 2 होगा। तो ये सारे मंत्रालयों से मिलकर क्या बना है, जेसीएम वन। इसीलिए बोला है कोई एक डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन करेगा तो जेसीएम मीटिंग कॉल नहीं की जाएगी, जेसीएम में सुना नहीं जाएगा, नेशनल काउंसिल
मतलब चूंकि 21 डिपार्टमेंट है और सारे सदस्य हैं, तो सारे सदस्य के यदि कॉमन मुद्दे होते हैं तब जो है जेसीएम नेशनल काउंसिल की मीटिंग कॉल की जाती है। की हाईलाइटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज हाईलाइट हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन आ जाता है जेसीएम 1 में सबसे ज्यादा सदस्य जो होते हैं किस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेलवे के 26 सीट जो है वो जेसीएम 1 में रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड नंबर पे है, 9 सीट रखा गया हैगा। इसके बाद जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 6 सीट है, परंतु इसमें फॉलोड ऑफ फाइनेंशियल से 4 सीट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जनरली फाइनेंस की भी इंक्लूड कर लिया जाता है अभी, तो 10 सीट उसमें कर दी जाती है। जनरली 6 सीट ही रहेगी, मगर फाइनेंस की अलग 4 सीट की रहती है। सेवरल मिनिस्ट्री लाइक लेबर, बहुत सारी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं आपने देखा सब में एक एक सीट रखी गई है। तो ये टेबल आपके पास रहेगी, टेबल से आप याद रखिएगा। सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन साइज ऑफ वर्कफोर्स इन ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो ये लाइन है, ये आपको ये याद रखना है कि जो सीटों का बंटवारा होता है वह वर्कफोर्स के होता है कि किस मंत्रालय में कितना वर्कफोर्स है। नंबर ऑफ कर्मचारी जहां पर ज्यादा होंगे वहां सीट ज्यादा होंगी, जहां नंबर ऑफ कर्मचारी सीट कम होंगे तो कम होंगे। जनरली डिवाइडेड बाय द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री डिवाइडेड बाय 60। तो जितना भी आता है उस हिसाब से जेसीएम सदस्य जो है निर्धारित किए जाते हैं मेंबर। इसके बाद जो है जेसीएम 2, ये है डिपार्टमेंट काउंसिल कहलाता है, जो डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे हमने बताया 21 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जेसीएम 2 मैकेनिज्म काम करेगी। इसका काम क्या है, डिपार्टमेंटल लेवल की समस्याएं जो रहेंगी इसमें भी पे से संबंधित रहेंगी आपके, ठीक है, सर्विस से संबंधित रहेंगी। पॉलिसी जनरली इसमें आती है लोकल लेवल में, डिपार्टमेंटल लेवल में भी पॉलिसी उससे संबंधित। तो डिपार्टमेंटल काउंसिल इज सेकेंड टायर्ड कंसल्टेटिव बॉडी अंडर द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्कीम। इट ऑपरेट एट द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट लेवल, डील विद द मैटर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो हर जो डिपार्टमेंट है उनके जो स्पेसिफिक मैटर है उनसे संबंधित जो है अलग अलग मंत्रालय डिपार्टमेंट के जो है जेसीएम होते हैं। द डिपार्टमेंटल काउंसिल विल डील विद द अफेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का जेसीएम 2 है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं जिससे प्रभावित है कर्मचारी, उन समस्याओं संबंधित जो है जेसीएम 2 में जाएगा। नॉर्मली देयर विल बी वन काउंसिल फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रत्येक काउंसिल मतलब हर डिपार्टमेंट में एक काउंसिल होगा, ठीक है, बट डिपार्टमेंट विद सिमिलर फंक्शन कैन बी ग्राउंडेड टुगेदर हैव अ सिंगल काउंसिल, ठीक है। तो मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होगा, परंतु कार्य जो होगा लगभग सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं कि कार्य अलग अलग होंगे, हर डिपार्टमेंट में एक सिंगल एक का होगा। स्टाफ साइड मस्ट बी कंसल्टेटेड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर अफेक्टिंग द स्टाफ। जो स्टाफ साइड जो होगा, ठीक है, वह जनरली जो स्टाफ, स्टाफ का मतलब यहाँ एम्प्लॉयज होता है, याद रखिए, एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेटिव को स्टाफ हो। तो स्टाफ के जो समस्याएं जिससे स्टाफ जो है अफेक्टेड है, कर्मचारी अफेक्टेड है, वो स्टाफ साइड जो होता है उसको कंसल्ट करता है, ठीक है, उस मैटर को ऊपर ले जाएगा। अदर फंक्शन में देखें तो डिस्कशन ऑफ डिपार्टमेंटल इशू, ये मतलब और क्या काम करते हैं, रिजॉल्व द ग्रीवियंस एंड सर्विस मैटर ऑफ एम्प्लॉयज। तो उस डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस है, डिफेंस से संबंधित यदि ग्रीवियंस है, सर्विस मैटर है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। डील विथ इशू लाइक प्रमोशन पॉलिसीज, ट्रांसफर पॉलिसीज और वर्किंग कंडीशन। तो यदि प्रमोशन से संबंधित पॉलिसीज पर डिस्कशन करना होगा, क्योंकि डिफेंस का अपना खुद का सर्विस कंडीशन है, आपको मालूम है, उसकी कुछ कुछ पॉलिसीज है। यदि पॉलिसीज में चेंज करना है तो वो जेसीएम 3 में नहीं जाता है, जेसीएम 2 में जाता है, सर्विस कंडीशन से संबंधित मैटर हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसफर से संबंधित यदि पॉलिसी बनाना है या वर्किंग कंडीशन संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेसीएम डिसीजन, जो भी जेसीएम के डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट, इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी अप्रूवल एट द नेशनल काउंसिल जेसीएम 1। तो यह इंश्योर भी करता है कि नेशनल काउंसिल ने यदि कोई डिसीजन दिया है
तो वह नीचे JCM 2 का जिम्मेदारी बनती है कि नीचे ले जाए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई JCM 1 में क्या सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो जो डिसीजन होगा वो 21 डिपार्टमेंट के लिए होगा। अब वो ऊपर के नेशनल काउंसिल तो नीचे भेज देगा पॉलिसी जो अमेंडमेंट हुआ है या जो भी नया चीज आया हुआ है, सर्विस कंडीशन या जो भी। तो JCM 2 का काम है उसको नीचे निचले स्तर तक इम्प्लीमेंट कराना, जो भी पॉलिसी अप्रूव हुआ है नेशनल काउंसिल में। नेगोशिएशन और कंसल्टेशन करना, ठीक है। आपका जो नेगोशिएट करते हैंगे, तर्क वितर्क करना। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म और नेगोशिएशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज यूनियन। तो जो एम्प्लॉयज यूनियंस है, फेडरेशन है, जिन जो JCM 2 में नॉमिनेट होते हैं, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से तर्क वितर्क कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो डिफेंस सेक्रेटरी से आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। जो भी डिफेंस सेक्रेटरी होगा, असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी होगा, तो JCM 2 मेंबर हो डायरेक्ट जो है सेक्रेटरी से बात कर सकता है, एक मीटिंग कॉल करके जो भी अपनी समस्याएं हैं डिपार्टमेंट की वो ऊपर ले जा सकता है। हेल्प इन पॉलिसी मेकर फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छे से अच्छा काम के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करता है JCM 2। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आपका ट्राइज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिफोर दे एस्केलेट टू हाई लेवल, हाई लेवल में पहुंचने से पहले, ठीक है, कोशिश करता है डिपार्टमेंट में ही वो समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे डिफेंस की है तो डिफेंस में ही सॉल्व हो जाए, रेलवे की है तो रेलवे है, तो इसे हम मतलब डिपार्टमेंटल लेवल में ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। मीटिंग और रिपोर्टिंग, मीटिंग को कॉल करना, ठीक है। तो मीट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में कम से कम 2 बार मीटिंग होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू प्रोग्रेस और डिस्कस न्यू इशू, तो हर 2 साल में कोशिश करते हैं कि एक साल में मतलब 6-6 महीने में मीटिंग हो, उस पर जो भी इशू है उस पर डिस्कशन हो, और फर्दर यदि कोई न्यू इशू आता तो उसका इंक्लूड करना, ठीक है। अनरिजॉल्व मैटर रिफर टू द नेशनल काउंसिल, हमेशा याद रखिए जो प्रेजेंट काउंसिल होता है JCM, उसमें यदि मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो हायर में भेजा जाता है। तो JCM 2 में जो मैटर सॉल्व नहीं होंगे उसको कहाँ भेजना है, JCM 1 में भेजना है, नेशनल काउंसिल 1 में जाएगा। चेयरमैन कंपोजिशन टेनवर जो है इसका कौन होगा, तो चेयरमैन होता है सेक्रेटरी ऑफ टू मिनिस्ट्री, तो जिस मिनिस्ट्री का होगा, जैसे डिफेंस है तो डिफेंस सेक्रेटरी होगा, डिफेंस सेक्रेटरी उसका चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा। ऑफिशियल साइड से 5 से 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 कंपलसरी होंगे, उसके बाद इनवाइटी सदस्य होते हैं, ठीक है, अलग अलग से समय डिपार्टमेंट संबंधित। तो यहाँ पर 5 से 10, और स्टाफ साइड 20 से 30 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, 20 से 30। टेनवर इनका भी 3 साल का होता है। तो चेयरमैन आपका जो है जिस मंत्रालय का JCM है, जैसे डिफेंस का है तो डिफेंस का सेक्रेटरी, रेलवे का यदि JCM 2 की बात करें तो रेलवे का सेक्रेटरी, ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वह जो है चेयरपर्सन होता है। हेडक्वार्टर लेवल है JCM 3। अब JCM 3 कहते हैं बोर्ड लेवल का, जैसे बात करें, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। जैसे DRDO भी एक आपका डिपार्टमेंट है डिफेंस के अंदर, आर्मी भी आता है, नवल भी आता है, मगर वहाँ पर जो है जनरली वो नवल वाले में भी JCM होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी जो वर्कर होते हैं तो वो भी हैं, मगर जो आर्मी वाले जो सीधे फौज में हैं उन पर नहीं है, परंतु वर्कशॉप में जो मेंटेनेंस होता है कि आर्मी का, वहाँ पर होते हैं, तो आर्मी नवल इसमें भी आपका JCM 3 फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा कुल मिला के जो इससे पहले था, प्रोमोट हारमोनियस रिलेशन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण। टू सिक्योर ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट कैपेसिटी एज ए एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर को जितनी भी कैपेसिटी दी गई है कि वह मतलब कर्मचारियों के हित में काम कर सके, तो उसकी पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइज करना, और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाना, जो भी उनके कॉमन मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना। साथ ही टू इंक्रीज द एफिशिएंसी पब्लिक सर्विस कंबाइंड विद द वेलफेयर दोज एम्प्लॉय, तो ऐसे जो समस्याएं जो वेलफेयर संबंधित हैं, जो मतलब कर्मचारियों के हित में है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना, एफिशिएंसी पूर्वक उसको लागू करना, पब्लिक सर्विस से संबंधित जो भी है।
स्कोप एंड फंक्शन की बात करें, इसका कहाँ तक स्कोप है, तो डिस्कशन एट द थर्ड लेवल मीटिंग में जो डिस्कशन हो जाता है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन और सिविलियन एम्प्लॉय, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन, कुल कह लें प्रशासन और एम्प्लॉय के बीच। तो जहाँ जैसे डीजीओ है, ठीक है, डीजीओ लेवल हो गए, और अलग अलग जो अभी डीपीएससी समझे तो डीपीएससी के जितने भी सीएमडी हैं समझ लो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन साइड से रहते हैं, और फेडरेशन से जो भी सिलेक्टेड रहते हैं जेसीएम में, वो सारे जो होते हैं वेरियस डायरेक्टेड डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश, अलग अलग डायरेक्टेड के हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो सारे जो होते हैं वो रहेंगे पब्लिक सेक्टर को छोड़कर। तो जैसे आपका यहाँ 41 फैक्ट्री हैं, 41 फैक्ट्री क्या है, अलग अलग डिपा मतलब आपका इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहलाएंगे इस्टेब्लिशमेंट या उद्योग अलग अलग है, ठीक है। तो कभी कभी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे फील्ड यूनिट एक अलग डिपार्टमेंट है, तो ऐसे भी रहते हैं, कुछ डायरेक्टरेट हैंगे, मार्केटिंग से सेल हैंगे, तो ये सारे जो हैं अलग हो सकते हैं, परंतु आपको याद रखना है कि पीएसयू यदि कोई संगठन है तो वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी चूंकि हमारा जो यूनिट है वो तो पीएसयू हो गया है, परंतु गवर्नमेंट कर्मचारी के नाते जो भी कर्मचारी हैं वह सारे अभी गवर्नमेंट है, ठीक है। हम डीम डेपुटेशन में है, डीम डेपुटेशन मतलब ये है कि हम पीएसयू में हैं, ठीक है, पीएसयू में भले हैं परंतु गवर्नमेंट ने हमको डीम डेपुटेशन में भेजा है कुछ समय के लिए, समझ लो एक प्रकार से काम करने के लिए, तो एज अ गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे में जेसीएम में फॉलो हो रहा है। जैसे ही पब्लिक सेक्टर हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जेसीएम में जो भागीदारी है वो डिफेंस से, ओएफबी से, कुल मिला के डिफेंस नहीं बोलेंगे, ओएफबी से खत्म होगा। एट थर्ड लेवल में क्या होता है, मैटर्स ऑन विच सेटलमेंट कुड नॉट बी रीच्ड द डिस्कशन विच हैज बीन रिफ्यूज्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टॉलेशन एट द फोर्थ लेवल एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट में भी डिस्कशन। तो थर्ड लेवल में ऐसे मैटर भी डिस्कशन किए जाते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट जो आपका फैक्ट्री है उसमें फोर्थ लेवल का जो जेसीएम होता है उसमें सॉल्व नहीं हो पाते, तो ऐसे सारे मैटर को जेसीएम थर्ड में ले जाया जा सकता है। तो जनरली जेसीएम फोर में मैटर बोल देते हैं, ये पॉलिसी मैटर है, ये जो सर्विस मैटर है, ये जो है जेसीएम थ्री में भेजो। तो ऐसे मैटर जो कोई सभी मैटर है जो लोअर जेसीएम में सॉल्व नहीं होता उसको हायर लेवल में ले जाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर यदि फोर्थ लेवल में कोई डिस्कशन हुआ है परंतु सॉल्व नहीं हुआ है तो उसे थर्ड लेवल में ले जाया जाएगा। जनरल ग्रीवियंसेस के अंदर सुनी जाती है कि कंसिडरेशन ऑफ जनरल ग्रीवियंस रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन में क्या क्या चीज रहता है, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एंड डिफिशियंसी, यदि कहीं पर अतिरिक्त वर्क फोर्स है, कहीं कहीं देखते हैं ना अतिरिक्त वर्क फोर्स है, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम है, जैसे हम बोले जीआईएफ में कम है, ठीक है, यदि हम बोले खमरिया में ज्यादा है, तो इस प्रकार के कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है कम है, या आप वर्क फोर्स की डिमांड करना चाहते हो कि वहाँ कर्मचारी कम है तो जा उसमें कर्मचारियों की भर्ती की जाए, तो ये जो होता है जनरली जेसीएम थ्री में आप प्रस्ताव रख सकते हैं। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी रोजगार है उसके घंटे, काम के घंटे कितने होना है उस पर यदि डिस्कशन करना है, जनरली ओटी से संबंधित है ये, यदि काम के घंटे बढ़ाना ओटी है तो जेसीएम थ्री में रखा जा सकता है। आउटपुट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का जो आउटपुट है, ऐसे मैटर्स, यदि कहीं का उत्पादन नहीं हो रहा है कहीं उत्पादन हो रहा है तो उस संबंधित जो है मैटर जाएंगे। ट्रेनिंग और ट्रेड टेस्ट, ट्रेनिंग से संबंधित जो आपके आइज के ट्रेड टेस्ट होते हैं और ट्रेस टेस्टिंग लेने का तरीका, पॉलिसी क्या होना चाहिए। इंटर स्टेब्लिश ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जो पॉलिसी है या उससे संबंधित मैटर जो है जेसीएम थ्री में सुने जाएंगे। प्रमोशन, कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सन, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स जो होते हैं जनरली जेसीएम थ्री से संबंधित है। पीस वर्क रेट, यदि पीस वर्क रेट पर रिवाइज करना है, वेज स्ट्रक्चर चेंज करवाने की बात हो, कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, डिले इन स्टोर्स ऑफ पेमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, यदि पेमेंट में डिले हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कंडीशन ऑफ सर्विस यदि आपको चेंज होना है, वेजेस स्ट्रक्चर यदि आप कुछ कुछ है पीस वर्क से रिलेटेड,
तो ये सारे JCM 3 के मुद्दे हैं। कंपोजिशन में इसका मतलब है संरचना क्या है। तो एट द थर्ड लेवल DGOF नेगोशिएट, DGOF डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था पहले OFB में, अभी क्या है डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस है, अभी केवल DGO बोलते हैं। नेगोशिएट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 3 रिकॉग्नाइज फेडरेशन एंड अदर रिकॉग्नाइज। तो ये जनरली क्या करती है कि 3 जो रिकॉग्नाइज फेडरेशन है उसके साथ तर्क वितर्क करती हैगी, और साथ ही जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन की बात करें तो सिड्रा। तो एक जो एसोसिएशन मतलब सिड्रा है वो फेडरेशन है। तो 4 फेडरेशन है, 4 फेडरेशन के सदस्य जो होते हैं JCM 3 में नामित किए जाते हैं। 4 सदस्य जनरली रहते हैं। तो द मेंबर्स से ऑफ द ऑफिशियल साइड में नॉट एक्सीड 6। तो यहाँ पर यदि कंपोजिशन की बात करें तो ऑफिशियल साइड मैनेजमेंट की तरफ से 6 सदस्य ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। द स्टाफ साइड्स आर रिप्रेजेंटेटेड एज नाउ। ठीक है, एज ऑफ नाउ वाई 4 सीट ईच ऑफ द 3 रिकॉग्नाइज फेडरेशन। 4 सीट प्रत्येक रिकॉग्नाइज फेडरेशन को मिलेगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन को 4 सीट मिलेगी। ठीक है। इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन को 4 सीट। ठीक है। BPMS को 4 सीट मिलेंगी। और 4 सीट किसके लिए रिजर्व की गई है? सर्विस एसोसिएशन सेड्रा। सेड्रा क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। बहुत सारे एसोसिएशन मिला के फेडरेशन बनती है। इसी प्रकार यूनियन, बहुत सारी यूनियन मिलके फेडरेशन बनाती है। तो जितने भी एसोसिएशन है, क्लर्कल एसोसिएशन है UDC का हो, ठीक है, चाहे आपका चार्जमैन का एसोसिएशन है, JWM एसोसिएशन है, ये सारे एसोसिएशन मिलके एक फेडरेशन बनाई है। फेडरेशन कहाँ से रिकॉग्नाइज हुए है? DJCM द्वारा रजिस्टर्ड है। तो सिड्रा, तो यहाँ पे आप देखें 4 सीट जो है वो जो JCM 3 बोर्ड लेवल में जा रहे हैं, 16 सदस्य जा रहे हैं, 4 सभी के रहेंगे। अभी थोड़ा चेंज हुआ सिनेरियो, तो उसका हम आगे चर्चा करेंगे। जो है मेंबर वेरिफिकेशन के हिसाब से कर दिया है, तो जिसका वर्क फोर्स ज्यादा भैया होगा। सीडरा का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी। सीडरा का फुल फॉर्म? कन्फेडरेशन, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। कन्फेडरेशन मतलब होता है कि जो सर्विस एसोसिएशन का समूह कन्फेडरेशन है। ठीक है। डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, तो ये सेड्रा से जो है इम्पोर्टेंट नोट्स इन JCM 3, और जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। नोट 1, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एट द थर्ड लेवल शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टॉलेशन यूनिट। तो इसका जो चेयरपर्सन होगा वो क्या होगा? चेयरपर्सन जो भी होगा JCM 3 का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, जो हेड होगा। तो जैसे में आप OFB की बात करते हैं, ठीक है, तो OFB का हेड या DOS का हेड जो है DGO है। तो DGO जो होगा वो अध्यक्ष होगा JCM 3 का। नो पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय और एन ऑनरेली रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट काउंसिल गवर्नमेंट में परमिट एंड एक्ट सर्विस। मतलब क्या है? यदि वह गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो वह उसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है। और कोई रिटायर्ड पर्सन, मगर रिटायर्ड में क्या है? रिटायर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी मेंबर ऑफ जॉइंट काउंसिल का हो सकता है। ठीक है। परंतु यदि वह गवर्नमेंट कर्मचारी ही नहीं तो वो नहीं होगा। एक्स एम्प्लॉय टू बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट कंसल्टेंट आफ्टर एग्जामिन द मेरिट ऑफ ईच इंडिविजुअल केस। तो यदि किसी रिटायरी पर्सन को आप JCM का सदस्य बनाते हैं तो वह मेंबर हो सकता है, परंतु उसका मेरिट एग्जामिनेशन होता है। मतलब ऐसा तो नहीं उसमें पेनाल्टी हुई हो। यदि काफी पेनाल्टी होती है या उसका जो है करेक्टर खराब है, जैसा भी है, तो एग्जामिन किया जाता है कि इसके पक्ष विपक्ष देखा जाता है कि वो सही है या नहीं है। उस बेस में रिटायरी को रखा जा सकता है। तो जनरली ये जो मेंबर होते हैं, आपको मालूम फेडरेशन रिकमेंड करती है। तो यदि कोई रिटायरी है तो उसको भी रिकमेंड किया जा सकता है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए, इतना याद रखना है।
थर्ड में है द स्टाफ साइड रिप्रेजेंटेटिव विल बी नॉमिनेटेड फॉर अ टर्म्स ऑफ 3 इयर्स। जो भी स्टाफ साइड मतलब फेडरेशन साइड से रहेंगे वो 3 साल के लिए नियुक्त की जाएंगी। बट देयर विल बी नो बार फॉर रीनोमिनेशंस। रीनोमिनेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है, जरूरी नहीं 3 साल बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। यदि वो मेंबर रहना चाहता है, यदि फेडरेशन ने उसको फिर रिकमेंड किया है तो 3 साल 2 साल जितना चाहे वो रह सकता है। तो इसमें बार लिमिट नहीं है, 3 साल का टेन्योर है, 3 साल के लिए रहते हैं, परंतु चाहे तो उसे अगले 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। वैकेंसी कॉज बाय डेथ। वैकेंसी के कैसे क्रिएट होती है? यदि किसी की डेथ हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है, या रिजाइन कर दिया है, या ट्रांसफर हो गया है, प्रमोशन टू नॉन इंटाइटलमेंट कैटेगरी, मतलब यदि चार्जमैन था तब तक वो जेसीएम था, यदि जेडब्ल्यूएम बन गया तो वह इंटाइटलमेंट नहीं होगा, तो जेडब्ल्यूएम जेसीएम का सदस्य नहीं हो सकता है। तो यदि प्रमोशन हो गया तो भी नहीं हो सकता। तो इस जैसे इस प्रकार से वैकेंसी क्रिएट होती है। कोई डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रिजाइन कर दिया, ट्रांसफर हो गया, या अन एंटाइटलमेंट कैटेगरी में प्रमोट हो गया है। As an association may replace on joint council such of the representative as a cease to be office bearer an annual election। यदि आपको लगता है कि कोई जो है जॉइंट काउंसिल में सदस्य है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऑफिस बेरर होते हैं, वो मतलब काम उनको लगता है कि वह काम नहीं कर पा रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है जनता उससे नाखुश होती है तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब ले आती है। जो साल की मीटिंग होती है, हर फेडरेशन और यूनियन में आपने देखा होगा मीटिंग होती है। यदि किसी ऑफिस मतलब जेसीएम सदस्य, चाहे वो नेशनल काउंसिल का क्यों ना हो, यदि सारी पब्लिक फेडरेशन उससे नाखुश है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको मतलब उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसे जैसे M3 में भी होता है। यदि साल में जो एनुअल इलेक्शन होते हैं, साल में जो जनवरी में जनरली इलेक्शन किया जाता है, JCM3 किसको नॉमिनेट किया जाए ना किया जाए, तो बीच में यदि चेंज करना है तो वो चेंज किया जा सकता है। पीरियडिसिटी है, कार्यकाल के बारे में है, मीटिंग कैसे होती है। तो थर्ड लेवल जो होता है वंस अ क्वार्टर, ठीक है, हर 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग जो है कॉल होगी। कोरम जो है, यदि मीटिंग कॉल किया गया है तो मीटिंग किस कंडीशन में सफल होगी? यदि 1/3 स्ट्रेंथ है स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड तो मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यदि आपके 10 सदस्य हैं तो 3 सदस्य यदि हैं तो मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो 1/3 कोरा सदस्य होना चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए, तभी वह कंप्लीट कहलाएगा। लीडर सेक्रेटरी स्टाफ साइड, जो भी जेसीएम फॉर्म होती है उसमें एक लीडर होता है और एक सेक्रेटरी स्टाफ होता है, स्टाफ साइड सेक्रेटरी से बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, जेसीएम में अलग अलग फेडरेशन के रहते हैं, तो जिसका जैसे बहुमत हो उस हिसाब से लीडर सेक्रेटरीट चुनाव करते हैं। तो द स्टाफ साइड मेंबर सिलेक्ट देयर लीडर और सेक्रेटरी बाय द सिंपल मेजोरिटी। तो एक होगा ऑफिशियल साइड मतलब मैनेजमेंट के साइड से, प्रशासन की तरफ से, तो उसमें अध्यक्ष होगा, उनका अध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी जो होगा और लीडर जो होगा वह हमारे किसके साइड से होगा? जो जेसीएम होगा स्टाफ साइड। तो स्टाफ साइड से यदि 16 सदस्य हैं तो उसी में से बहुमत से एक को लीडर चुन लिया जाएगा और एक को सेक्रेटरी स्टाफ चुना जाएगा, और मैनेजमेंट की तरफ से अध्यक्ष रहेगा। एजेंडा क्या होगा? द एजेंडा फॉर मीटिंग फॉर प्रिपेयर्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ अप्रूव्ड बाय द चेयरमैन। तो चेयरमैन एक सर्कुलर करेगा कि भाई मीटिंग होना है तो आप एजेंडा पॉइंट सबमिट करें। द एजेंडा फॉर ऑर्डिनरी मीटिंग आर सर्कुलेटेड द मेंबर लेस देन 1 वीक। तो कोई भी जेसीएम मीटिंग यदि होती है तो एजेंडा पॉइंट के लिए 1 हफ्ते पहले सर्कुलेशन होना जरूरी है। जैसे मीटिंग होने वाली है 7 तारीख को, तो 1 तारीख को सर्कुलर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आज सर्कुलेट कर रहे हैं कि एजेंडा पॉइंट दीजिए और कल मीटिंग हो, तो ये जो है जेसीएम नियमों के विरुद्ध है। कम से कम 7 दिन पहले एजेंडा पॉइंट सबमिट होना चाहिए। मिनट्स होंगे, एजेंडा पर जब मीटिंग होने के बाद फाइनलाइज हो जाएगी तो मिनट्स बनेंगे, द मीटिंग्स ऑफ मिनट्स फाइनलाइज किए जाएंगे।
अंडर द डायरेक्टर ऑफ डीजीओएफ चेयरमैन। तो चेयरमैन और डीजीओएफ के डायरेक्शन में जो है मिनट्स बनाए जाएंगे, और कॉपी जो है सभी मेंबर्स को सर्कुलेट किए जाएंगे। तो जितने भी मेंबर होंगे जेसीएम, सभी को एक एक कॉपी सर्कुलेट की जाएगी। द मिनट्स ऑफ मीटिंग आर नॉट मेड पब्लिक। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी मीटिंग के मिनट्स होंगे उसको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है, पब्लिक करना नहीं है। जनरली क्या होता है, एसोसिएशन अपने लेटर हेड में उस पॉइंटों को उजागर कर सकती है, परंतु सीक्रेट रहता है। वहां से जो भी मीटिंग से आती है वो कॉन्फिडेंशियल आपके पास आती है, चाहे तो वो आप लेटर हेड में अपने डिमांडों के माध्यम से पब्लिश कर सकते हैं। यूनिट फैक्ट्री लेवल है, जेसीएम 4 होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसिल क्या है? मेन चीज वही होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच जो है हार्मोनियस रिलेशन बनाना, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयर को जो भी कैपेसिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना। किसके लिए? कर्मचारियों के जो कॉमन कंसिस मैटर है उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसको पावर दी गई है। इसके बाद जो है आपके पब्लिक सर्विस को, इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, और एम्प्लॉय का जितना से ज़्यादा वेलफेयर हो सके उसको इसमें सम्मिलित करना है। स्कोप फंक्शन देखें तो इसमें जनरली जेसीएम 4 में लोकल मैटर लिए जाते हैं। लोकल मैटर रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ वर्क, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, और इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी, स्टैंडर्ड वर्क, पार्टिसिपेशन, रेफरेंस ऑफ लोकल कंडीशन। तो जनरली फैक्ट्री लेवल की जो भी बातें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो जेसीएम 4 में सुनी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल मैटर्स को भी सुना जा सकता है जेसीएम 4 में। कंपोजिशन है, एट फोर्थ लेवल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से तर्क वितर्क कर सकते हैं इस लेवल में। द काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मेंबर्स ऑफ द स्टाफ साइड। इसमें जो होते हैं, यदि संरचना की बात करें तो 8 मेंबर जो होंगे स्टाफ साइड से होंगे, और 5 मेंबर ऑफिशियल साइड से होंगे। मैनेजमेंट की तरफ से 5 और वर्कर की तरफ से 8 होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ साइड मेंबर, इसको हम थोड़ा 15 मिनट में लेते हैं। अब इसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अभी का सिनेरियो अलग है और यूएफबी का अलग है। एग्जाम में आएगा तो जो जेसीएम है ओरिजिनल, उसी के हिसाब से करना है। यदि ये आता है आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ डीपीएसयू, तो उसके हिसाब से भी लगभग वही है। रूप थोड़ा चेंज है, वो हम बताएंगे किस हिसाब से। अब यहाँ पे 6 कंडीशन है जिसके हिसाब से जेसीएम 4 सीट का निर्धारण होता है। ये तो आपको मालूम होगा कि 8 सीट है, मगर 8 सीट में चूंकि अलग अलग फैक्ट्री में यूनियन होती है, तो अलग अलग यूनियन को भी सीट मिलना चाहिए। तो किसको कितनी सीट मिलती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन एन स्टेबुलेशन, यदि कोई भी फैक्ट्री या संस्था वेयर देयर आर यूनियन एफिलेटेड टू 3 रिकॉग्नाइज फेडरेशन, जहाँ की यूनियन है 3 रिकॉग्नाइज फेडरेशन से संबंधित है। मतलब यदि एआईडीएफ, मतलब आपकी फैक्ट्री जैसे जीसीएफ ले लिया जाए, एआईडीएफ के भी सदस्य वहां पर हैं, ठीक है, बीपीएमएस के भी है, आईएनडब्ल्यूएफ के भी सदस्य हैं। तो ये फेडरेशन है, 3 फेडरेशन है, ठीक है। तो और चौथी फेडरेशन यदि सिड्रा है, तो इनसे एफिलेटेड यूनियन, तो यूनियन है तो सिड्रा अलग कर दीजिए, तो 3 फेडरेशन है। यदि उनसे एफिलेटेड यूनियन है तब क्या होगा, तब सदस्य का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो each union which recognized or which through unrecognized fulfill the condition of recognized will be allowed nominate 2 representative each। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो यूनियन है, जो फेडरेशन से एफिलेटेड है, ठीक है, चाहे बीपीएमएस से हो या आईडीएफ से हो या आईएनडीएफडब्ल्यू से हो, या फिर अंडर कंसिडरेशन में फुलफिल कर रही है, मतलब 15% से ज्यादा है, उसकी जो मेंबरशिप है 15% से ज्यादा है, और अंडर रिकॉग्निशन चल रहा है, पता चला कि भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा है, वो रिकॉग्नाइज के लिए एलिजिबल पाए जाते थे। ऐसे तीनों यूनियन को 2-2 सीट दी जाएंगी जेसीएम की, ठीक है। तो 6 सीट हो गई, 2 सीट बची हैं, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव विल इलेक्टेड बाय वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इन द वर्क्स कमेटी।
तो जिसकी भी वर्ष कमेटी होगी, जिस यूनियन की वर्ष कमेटी होगी, उसको दो और वर्ष कमेटी, दो और सदस्य मिलेंगे। 3 यूनियन से दो दो सदस्य और वर्ष कमेटी से दो। तो जिसकी वर्ष कमेटी रहेंगी उसके 4 सदस्य। ये उस केस में है जहां पर तीनों यूनियन जो है वह फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। अगला है आपका बी, इन कोई भी फैक्ट्री या इंस्टॉलेशन जहां पर देर आर यूनियन एफिलेटेड ओनली टू रिकॉग्नाइज, जहां दो फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब वहां पर भले 3 यूनियन हो, 4 यूनियन हो, परंतु वहां दो यूनियन ऐसी हैं जो बीपीएमएस और एआईडीएफ के जैसे हैं, और तीसरी यूनियन जो है वो किसी से संबंधी नहीं है। ठीक है। इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ईच यूनियन विच रिकॉग्नाइज्ड, जो फेडरेशन से एफिलेटेड है, ठीक है, या उसके कंडीशन को फुलफिल करता है, वहां से दो दो सदस्य लिए जाएंगे। दैट मीन्स 4 सदस्य हो गए, दो यूनियन से ले लिया जो एफिलेटेड है, 4 हो गए, बच गए हैं आपके दो, 4 और। तो दो रिप्रेजेंटेटिव विल बी इलेक्टेड वर्स कमेटी, वर्स कमेटी से दो ले लिया जाएगा। अब दो और बच गए, तो जो दो बच गए हैं, रिमेनिंग 2 सीट विल बी अलोकेटेड बाय द चेयरमैन। तो चेयरमैन जो काउंसिल होगा, जेसीएम का जो काउंसिल होगा, वो जो लार्जेस्ट यूनियन होगी, ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन होगी, या वहां पर जो एसोसिएशन होगी लार्जेस्ट, यदि यूनियन नहीं है उस केस में लार्जेस्ट जो एसोसिएशन होगी उसको दो मेंबर मिलेंगे, तो टोटल 8 हो जाएंगे। दो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन वाले को, दो वर्स कमेटी को, और दो जो लार्जेस्ट यूनियन, जैसे 4 यूनियन है तो जो भी लार्जेस्ट होगी, चौथी यूनियन, तीसरी यूनियन जो लार्जेस्ट होगी उसको 2 सीट दे दी जाएगी। तीसरी कंडीशन बनती है ऐसा फैक्ट्री जहां पर केवल एक ही यूनियन ऐसी है जो फेडरेशन से संबंध है, बाकी 3 यूनियन जो है किसी भी फेडरेशन से नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिकॉग्नाइज्ड या एफिलेटेड यूनियन है उसको दो सदस्य मिलेंगे, ठीक है, यूनियन। इसके बाद दो रिप्रेजेंटेटिव विल इलेक्टेड वर्क्स कमेटी, दो वर्क्स कमेटी हो गए, दो आपका यूनियन से हो गए, 4 हो गए, 4 बच गए। अब रिमेनिंग 4 सीट विल बी अलॉटेड बाय द चेयरमैन। तो जो चेयरमैन होगा वो बांटेगा, तो किसको देगा, लार्जेस्ट यूनियन विच आर रिकॉग्नाइज्ड और विच थ्रू अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड मतलब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है मगर फेडरेशन से संबंध नहीं है, या अनरिकॉग्नाइज्ड है परंतु लार्जेस्ट है तो उसको दिया जाएगा, ठीक है, चार्ज। या हो सकता है वहां पर यूनियन ना हो, वहां पे एसोसिएशन लार्जेस्ट बन जाती है, तो एसोसिएशन को भी सदस्यता दी जा सकती है जहां लार्जेस्ट होगा। डी में है इंस्टॉलेशन वेयर नो ए यूनियन, ऐसी कोई भी यूनियन नहीं है जो फेडरेशन से संबंध रखती है। मतलब एक चौथी कंडीशन बन सकती है कि यूनियन है, 4 4 है, परंतु किसी भी फेडरेशन से नहीं है, सब लोकल यूनियन है। इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क्स कमेटी को दो सदस्य दे दिए जाएंगे। चुनाव तो होता ही है, आपको मालूम है, जहां भी अब आपके 100 वर्कर हैं, 100 से ज्यादा हैं, तो वहां पे आपके वर्क्स कमेटी होती है, हमने पढ़ा है। तो भले रिकॉग्नाइज्ड हो ना रिकॉग्नाइज्ड हो, अलग है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो दो आपको वर्क्स कमेटी को दे देते हैं। 2 सीट्स विल बी अलॉटेड बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ टू लार्जेस्ट नॉन एफिलेटेड यूनियन विच आर रिकॉग्नाइज। तो जो दो लार्जेस्ट एफिलेटेड यूनियन होंगे उनको दो दो सदस्य दे दिए जाएंगे, लार्जेस्ट दो दो यूनियन होंगी, और दो जो बच जाएगी वो सर्विस एसोसिएशन को दी जाएगी। जो आपका जो समझ लो AINGO है, यह NDNGS है, चार्जमैन एसोसिएशन है, ठीक है, जनरली दो ही एसोसिएशन है, तो उनमें से किसी एक को दे जा सकती है। क्लर्कल एसोसिएशन भी हो सकती है, ठीक है, परंतु अभी मर्जर हो गया है, तो इस कंडीशन में बांटे जाते हैं। एक कंडीशन बन सकती है इंस्टॉलेशन देयर इज ओनली वन यूनियन, केवल ये एक यूनियन ही है एफिलेटेड टू रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से केवल एक ही यूनियन है, अदरवाइज विच इज आइदर रिकॉग्नाइज फुलफिल द कंडीशन ऑफ, ठीक है, तो एक ही है, उस कंडीशन में इट विल बी अलाउड टू नॉमिनेट 4 रिप्रेजेंटेटिव एंड तो मतलब एक ही यूनियन है वहां पर, और यूनियन है ही नहीं, तो चारों सीट जो है उसको दे दी गई है। और वर्क्स कमेटी चूंकि उसी की रहेगी तो उसको भी आपको सदस्य दे दिया जाएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक ठीक।
बस ये जल्दी खत्म करते हैं, हमको थोड़ा जाना है। द रिमेनिंग 2 सीट विल बी अलोकेट बाय चेयरमैन काउंसिल। बाकी 2 सीट जो है लार्जेस्ट जो ब्रांच होगा एसोसिएशन का, उसको दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आखिरी कंडीशन, इन द केस ऑफ इंस्टॉलेशन वेयर देयर इज नो यूनियन, कोई भी यूनियन ही नहीं है। तो वहाँ कोई भी यूनियन नहीं है तो क्या होगा भाई, कोई भी यूनियन नहीं है तो आइदर थे ना ही 3 फेडरेशन संबंधित है, ना अनरिकॉग्नाइज्ड, किसी भी सही नहीं है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टाफ साइड अप टू अ मैक्सिमम 6 सीट विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द स्टाफ साइड मेंबर्स और वर्क्स कमेटी। तो यहाँ यदि वर्क्स कमेटी है तो वर्क्स कमेटी से ही 6 सदस्य दे दिए जाएंगे सीधे सीधे पूरे, क्योंकि वहाँ कोई भी यूनियन नहीं है। ठीक है, तो लोकल जो हैंगे उसके माध्यम से जो वर्क्स कमेटी बनी है, लोकल जो यूनियन होती है जो बना लेते हैं 100 सदस्य मिला के, तो उन्हीं को पूरा पूरा वर्क्स कमेटी है तो 6 सदस्य दे दिए जाएंगे। जी हैगा, इन डिफेंस यूनियन इंस्टॉलेशन वेयर नो यूनियन आइदर रिकॉग्नाइज्ड फुलफिल, मतलब कुछ भी वहाँ है ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में नो काउंसिल विल कंस्टिट्यूट, मतलब यूनियन ही नहीं है, मतलब चुनाव ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, मतलब 100 से कम सदस्य होंगे इसलिए वहाँ यूनियन नहीं है, ऐसे में वहाँ कोई भी जेसीएम फोरम नहीं होगा। ये एक स्लाइड बस और देख लेते हैं, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। आफ्टर डीपीएसयू, डीपीएसयू के बनने के बाद क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट डिसाइडेड एज पर वर्कफोर्स, ये पहले भी था वर्कफोर्स के हिसाब से। ओनली रिकॉग्नाइज्ड और एफिलेटेड यूनियन थ्रू फेडरेशन एआईडीएफ आईएनडीडब्ल्यूएफ बीपीएमएस सिड्रा और फुलफिल द कंडीशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड और एफिलेशन विथ फेडरेशन आर अलाउड, केवल उन्हीं को रखा गया जो फेडरेशन से संबंध होंगी। ठीक है, या रिकॉग्नाइजेशन के काबिल हो गए। 15% से कम है ऐसे यूनियन के सदस्य को जेसीएम मेंबर 4 नहीं दिया जाएगा। सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर मेंबर वेरिफिकेशन के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये एक एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट जो चुनाव हुआ था इसमें होता कैसे है, जैसे स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेटिव व यूनियन। ठीक है, और स्ट्रेंथ मतलब ये लिख दिया जाता है कि वो आइज कितने हैं टोटल जो यूनियन को बिलोंग करते हैं, जैसे 1230 है। चार्जमेंट टोटल कितने हैं, 52 है। ओएस कितने हैं, 17 है। ठीक है, तो एसोसिएशन एसोसिएशन कौन होता है, चार्जमैन और एसोसिएशन बनाते हैं, इसके 69 सदस्य हो गए। और बाकी जो है यूनियन के कितने, मतलब टोटल यदि सदस्य मिलाए जाए यूनियन, मतलब जितनी 4 यूनियन है, 3 यूनियन है, टोटल आइज 1230 है। और जो एसोसिएशन के हैं वो 69 है, टोटल हो जाते हैं 1299। तो इसमें क्या करते हैं, 1299 से 8 से डिवाइड किया जाता है जनरली। ठीक है, या तो आप बोल रहे हैं कि यूनियन वाले जो हैं आइज हैं 1230 से डिवाइड कर दीजिए तो परसेंटेज डिसाइड हो जाता है। जैसे 7.575 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 7.5 से ज्यादा हो गया तो सारे जो सीट है वो यूनियन को जाएगी, एसोसिएशन को नहीं जाएगी। मतलब क्या है, एसोसिएशन के सदस्य कम है, यहाँ पर यहाँ से डिवाइड किया 1230 को। ठीक है, 1299 से, तो इसका परसेंटेज जो है 7.5। और एसोसिएशन के स्ट्रेंथ 69 है, तो 69 का परसेंटेज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू 1299, तो 5% से कम आया, इसलिए क्या एसोसिएशन का कोई भी जेसीएम सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सीट अलोकेट हो रही है, यूनियन को 8 सीट अलोकेट हो रही है, एसोसिएशन को 0 हो रही। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि जो वैलिड है, वैलिड में जैसे 747 एआईडीएफ को मिले तो उसका 60% वोटिंग हुआ। 60% को यदि सीट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 6 पॉइंट इतना आता है, तो 6 सीट जो है एआईडीएफ को मिलती हैं। इसी प्रकार एनपीडीएफ यदि रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो उसके जो परसेंटेज बन रहे हैं आपके 20% वोट 1.9। तो इसको यदि आपका होल नंबर लिया जाए तो 1, यदि फ्रैक्शन में 0.5 से ज्यादा है तो 1 सीट और एडिशनल मिलती है। तो यहाँ पर 6 सीट और यहाँ 2 सीट, तो इसी प्रकार हर फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये नया सिनेरियो है जो हमने ये पढ़ाया है, ठीक है, ये अलग है। और जो अभी पीएसयू के बाद जो है उसने थोड़ा चेंज किया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम कल इसका डिटेल पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो आप कल पूछ लीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट भैया। गुड नाइट।